वेलकम बैक टू SK1 Kiss and we're back again with another video of mine and आज के वीडियो में हम लोग मोटिवेशन प्रेजेंट करेंगे फॉर द श्रोडिंगर इक्वेशन बेस्ड ऑन द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ऐसा मैंने कई बार बताया कि श्रोडिंगर ने डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस को यूज किया था अपने इक्वेशन को प्रेजेंट करने के लिए, अपने इक्वेशन को सो कॉल्ड डिराइव करने के लिए। ये एक्चुअल में हम लोग करेंगे एंड इट वाज एक्चुअली बेस्ड ऑन अ रिक्वेस्ट ऑन द प्रीवियस वीडियो आई सपोज। तो सिंस मैं कई दिनों से प्लान कर रहा था कि ये वीडियो एक एसेंशियल है एंड देन समवन आस्क्ड मी टू डू दिस वीडियो ऑन द लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में, सो आई थॉट दैट टुडे वी शुड बी डूइंग इट। एंड ऑब्वियसली मेरा एग्जाम चल रहा है, आपको सबको पता ही है। मेरा एक इंग्लिश का पेपर था वो पास हो चुका है, कल ही मेरा साइंस का पेपर है। क्या मैंने कुछ पढ़ाई की? वेल यू कैन गेस इट्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मेनली, बट अगेन श्रोडिंगर इक्वेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन दैट। तो हम लोग अपने श्रोडिंगर इक्वेशन को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, श्रोडिंगर इक्वेशन को आप परफेक्टली डिराइव नहीं कर सकते हो, दैट शुड बी वेरी क्लियर। ये इसका हम लोग सिर्फ एक मोटिवेशन दे सकते हैं एंड वी कैन काइंड ऑफ गेस कि इस फॉर्म का एक इक्वेशन होना चाहिए एंड देन हम लोग एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए कि क्या दिस इक्वेशन रियली मेक सेंस एंड इज दिस रियली द इक्वेशन। आप एक्चुअली इसे मैथमेटिकली डिराइव नहीं कर सकते हो क्योंकि एक डिफरेंस हो जाता है इन प्रोवाइडिंग द मोटिवेशन फॉर समथिंग वर्सेस द डेरिवेशन फॉर समथिंग। डेरिवेशन मतलब किसी और फंडामेंटल चीजों से एक सीरीज ऑफ मैथमेटिकल स्टेप्स या फिर लॉजिकल स्टेप्स का यूज कर रहे हो टू अराइव एट दिस थिंग, बट देयर इज नथिंग मोर फंडामेंटल देन दिस, राइट? इट इज वन ऑफ द एक्सियम्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इटसेल्फ। क्या आप क्वांटम फील्ड थियरी का यूज कर सकते हो इसे डिराइव करने के लिए? अगेन नो, यू कैन नॉट रियली डू दैट क्योंकि वो क्वांटम फील्ड थियरी फंडामेंटली एक यूनिफिकेशन है ऑफ दिस एंड स्पेशल रिलेटिविटी। दैट्स श्रोडिंगर इक्वेशन क्वांटम फील्ड थियरी में भी वैलिड होता है, स्ट्रिंग थियरी में भी वैलिड होता है। तो वन केस इट डजंट होल्ड वेल, इट्स कॉल्ड द व्हीलर-डीविट इक्वेशन व्हिच इज एन अल्टरनेटिव टू दिस व्हिच इज यूज्ड इन क्वांटम कॉस्मोलॉजी, राइट? लेकिन जितने भी हम लोगों ने आज तक टेस्ट किए हैं, जितनी भी प्रॉपर थियरीज बिल्ड की है, वहां पे श्रोडिंगर इक्वेशन एक फंडामेंटल एंटिटी है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो वी कांट रियली डू दैट। हम लोग मोटिवेशन सर्टेनली प्रोवाइड कर सकते हैं एंड आई थिंक द बेस्ट वर्जन ऑफ दिस इज बाय लैंडौ एंड लिफ्शिट्ज। तो उन लोगों ने एक कंप्लीटली दिस अमेजिंग सो कॉल्ड डेरिवेशन प्रोवाइड किया था फॉर दिस फॉर्म ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन। मैं पहले फॉर्म लिख देता हूं, विल एक्चुअली डू इट इन दिस जनरल फॉर्म, ऑलराइट? मैं ब्रैकेट नोटेशन नहीं यूज कर रहा हूं क्योंकि लैंडौ एंड लिफ्शिट्ज भी नहीं करते हैं। तो पहली चीज मैं यहां पे आपको बता देता हूं, लेट्स गो हिस्टोरिकली अ लिटिल बिट। लुइस डी ब्रॉगली ने अपनी वेव हाइपोथेसिस दी कि पार्टिकल से आप एसोसिएट कर सकते हो वेव्स, हर पार्टिकल से आप एक वेव एसोसिएट कर सकते हो एंड वेल आप इस वेव की वेवलेंथ को एंड इस पार्टिकल के मोमेंटम को कनेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस कि द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज दिस प्लैंक्स कांस्टेंट, जो कि प्लैंक ने यूज किया था 1900 में फॉर एक्सप्लेनिंग द अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी एंड दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय में द वेवलेंथ ऑफ द एसोसिएटेड वेव। इस वेवलेंथ का रियली में काम क्या है? व्हाट डज दिस वेवलेंथ सिग्निफाई? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट इस इक्वेशन को रादर ऐसे लिखते हैं क्योंकि हमें पता है एक हमारे पास पार्टिकल है, जब वो पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, कहीं पे ट्रैवल करते हैं तो उसके पास मोमेंटम होगा। ऑलवेज कीप इन माइंड मोमेंटम एसोसिएट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट से जब वो स्पेस के थ्रू मूव करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पेस के थ्रू मूव कर रहा है तो उसके पास मोमेंटम है। अगर वो ऑब्जेक्ट टाइम के थ्रू एग्जिस्ट करता है, टाइम के थ्रू मूव करता है, एग्जिस्ट करता है, तो उसके पास एक एनर्जी भी होगी। इसीलिए लाइट के पास एनर्जी और मोमेंटम दोनों होता है। लाइट के पास मास तो है नहीं, उसके पास मोमेंटम कैसे है? वी सर्टेनली नो इसके पास मोमेंटम तो होता ही है डिस्पाइट कि लाइट के पास कोई एनर्जी नहीं है। ऐसा क्यों होता है? दिस बेस्ड ऑन अ मिसकंसेप्शन ऑफ व्हाट मोमेंटम इज। इट इज नॉट सम मास टाइम्स वेलोसिटी रियली, वो इसका एक स्पेशल केस है। मोमेंटम एक काफी जनरल क्वांटिटी है जो कि एग्जिस्ट करती है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस के थ्रू मूव करता है तो मोमेंटम वहां पे होगी ही, एंड लाइट स्पेस के थ्रू मूव करती है तो लाइट के पास मोमेंटम है। अब देखो, ये जो हमारा वेवलेंथ है इज इक्वल टू h ओवर दिस लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ये वेवलेंथ क्या सिग्निफाई करता है? अब हम लोग यहाँ पे कंप्लीटली हिस्टोरिकली भी नहीं देखेंगे, मैं आपको बस बता देता हूँ कि अगर आप एक डबल स्लिट इंटरफेरेंस देखते हो, यहां से आपने कुछ सेट ऑफ पार्टिकल्स कुछ सेट ऑफ पार्टिकल्स को फेंका,
जैसे यंग ने अपनी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से शो किया था कि लाइट यहाँ पे इंटरफेयर कर जाती है एंड विच बेसिकली मींस कि लाइट इज अ वेव, वैसे ही आप क्या कर सकते हो, पार्टिकल्स को यहाँ से फेंक सकते हो एंड यू विल सी कि आपको यहाँ जो एक इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता है, जो पैटर्न प्रोबेबिलिटीज आपको दिखेंगे कि कोई पार्टिकल किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे लैंड करता है, दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय कि एक पार्टिकल यहाँ से इंडिविजुअली जा रहे या फिर वो यहाँ से इंडिविजुअली जा रहे, इट हैज टू बी एक्सप्लेन बाय जब पार्टिकल्स यहाँ पे जाते हैं तो ये वेव्स के लाइक की तरह बिहेव करते हैं एंड इंटरफेयर कर जाते हैं। तो यहाँ पे इनसे जो एसोसिएटेड वेवलेंथ होनी चाहिए, प्रोवाइडेड दिस दैट आप पार्टिकल को एक वेल डिफाइंड मोमेंटम दे रहे हो, जो इनसे एसोसिएटेड वेवलेंथ होनी चाहिए ताकि ऐसे एक इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म हो, दैट इज दिस वेवलेंथ। जो ओरिजिनली डी ब्रॉगली ने ऐसा एक्सप्लेन नहीं किया था, सो आई गो पार्शियली हिस्टोरिकली एंड पार्शियली मोर कंसेप्चुअली, सो दैट इज रियली हाउ आई लाइक टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स। तो दैट इज व्हाट दिस डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज अबाउट। अब देखो, अगर पार्टिकल्स वेव से डिस्क्राइब हो रहे हैं तो इसका एक वेव इक्वेशन तो होना ही चाहिए ऑब्वियसली। तो यही श्रोडिंगर ने सोचा था कि इसका एक वेव इक्वेशन होना चाहिए, तो ही थॉट ऑफ अ फंक्शन साई। जैसे कोई भी वेव, आप जब भी आपके पास कोई वेव है तो उस वेव की आप एक इक्वेशन लिखते हो, द वेव इक्वेशन, बट मोर इंपॉर्टेंट देन दैट, उस वेव इक्वेशन में आप ऑब्वियसली एक टर्म यूज करना चाहते हो, द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वेव, एंड ये एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वेव का ही आपका टाइम डेरिवेटिव एंड स्पेशल डेरिवेटिव कनेक्टेड होते हैं दैट वेव इक्वेशन। जैसे अगर आपने कोई कॉमन एक फॉर्म की वेव इक्वेशन ऐसी होती है, पार्शियल d2 y ओवर dt स्क्वायर इक्वल्स 1 ओवर c स्क्वायर पार्शियल d2 x पार्शियल d2 y ओवर dt स्क्वायर। इनफैक्ट यहाँ पे v लिख देते हैं, सो आई एम नॉट रियली श्योर इफ आई एम गेटिंग द टर्म्स राइट। ऑल राइट, तो यहाँ पे वो तो ऑब्वियसली मैच कर सकते हैं बाय द डायमेंशंस, दैट्स नॉट नेसेसरी। यहाँ पे एक आपकी यहाँ पे एम्पलीट्यूड होती है जो कि इस वेव की इंफॉर्मेशन को इनकोड करती है, दैट वे श्रोडिंगर थॉट कि मैं एक फंक्शन साई कंसिडर करता हूँ जिसको उन्होंने वेव फंक्शन कहा, एंड अब इसके लिए उन्हें क्या डिराइव करना है, एक वेव इक्वेशन डिराइव करना है, दिस इक्वेशन राइट हियर। तो यहाँ पे अब मैं लैंडो की डेरिवेशन प्रेजेंट करता हूँ। सो लैंडो यहाँ पे वे आर गोइंग टू यूज अ सेट ऑफ पोस्टुलेट्स। पहली चीज, दिस इनकोड्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम। हम लोगों ने इसे यहाँ पे मोटिवेट तो सर्टेनली कर दिया, दो वी हैवंट डिराइव्ड इट, अगेन वी हैव ओनली मोटिवेटेड दिस रिजल्ट। तो व्हाट वी कैन से इज कि जो वेव फंक्शन है ये की कंप्लीट इंफॉर्मेशन इनकोड करती है ऑफ एनी पार्टिकल्स मोशन, ऑफ एनी पार्टिकल्स एग्जिस्टेंस। वी हैव इनफ इंट्यूशन फॉर दैट। सेकेंडली, ये ऑब्वियसली टाइम में इवॉल्व कर सकती है। अगर ये चीज कंप्लीट इंफॉर्मेशन इनकोड करती है अबाउट एनी पार्टिकल, मतलब ये टाइम में कैसे चेंज करिए वो भी इस पे डिपेंड करना चाहिए, राइट। सो ये जो चीज है कैसे चेंज करती है थ्रू टाइम, दिस शुड ऑल्सो डिपेंड ऑन साई, राइट। तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, शुड समहाउ डिपेंड ऑन साई, सम फंक्शन ऑफ साई, सम पावर ऑफ साई। वेल, लेट्स कंसिडर दिस। सिंस हमारे पास जो ऑब्जर्वेबल्स है, एक तो ये क्वांटिटी हो गई जो कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टोर करती है किसी भी पार्टिकल के मोशन का। अब आप उस पार्टिकल के लिए कई ऑब्जर्वेबल्स मेजर कर सकते हो, जैसे आपका हो गया एनर्जी, जैसे आपका हो गया मोमेंटम, जैसे आपका हो गया एंगुलर मोमेंटम या फिर पोजीशन। एक चीज जो कि हमें पता चली बाय लुकिंग एट द हाइड्रोजन एटम कि ये जो एनर्जी लेवल्स हैं ये फंडामेंटली डिस्क्रीट हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये या तो इस एनर्जी लेवल पे एग्जिस्ट कर सकता है या फिर इस एनर्जी लेवल पे या फिर इस एनर्जी लेवल पे। इनफैक्ट ये जो इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरी शेल पे जाता है तो जो एनर्जी रेडिएट करती है ये हमेशा डिस्क्रीट अमाउंट में एनर्जी रेडिएट करती है, ये कभी कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकती। तो ये डिस्क्रीट अमाउंट में ही करती है। तो अगर आपके पास जो ऑब्जर्वेबल्स हैं, दिस इक्वेशन इज स्टिल इनकम्प्लीट, जो आपके ऑब्जर्वेबल्स हैं मतलब जो चीज़ें आप ऑब्जर्व करते हो जैसे एनर्जी, इन्हें डिस्क्रीट होना चाहिए, दैट इज वन थिंग। दूसरी बात, ये जो वेव फंक्शन अभी हम लोगों ने यूज किया है जो कि किसी भी पार्टिकल के लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टोर करती है, तो ये तो सर्टेनली यहाँ पे एक फंक्शन ही है। We say it is a vector in the Hilbert space, not the wave function exactly, but wave function से associated होता है, it is very closely associated to the wave function। एक state हम लोग बोलते हैं state vector, and वो actual में एक vector होता है Hilbert space में।
Why exactly? Where did that come from? What is a Hilbert space again? Well, now we can provide a motivation even for that, and that is कि आपको पता है कि कोई भी अगर आपने मेजरमेंट, सो कॉल्ड मेजरमेंट किया, एंड यहाँ पे मेजरमेंट एक बहुत ही टेक्निकल टर्म है इन दिस थ्योरी. सो व्हेन आई से मेजरमेंट आई सिंपली मीन कि आपने ऑब्जर्व किया इसकी एनर्जी ये है या फिर ये है. आपको पता चलता है कि आप सिर्फ प्रोबेबिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हो कि आपको ये एनर्जी मिलेगी या फिर ये एनर्जी मिलेगी या फिर ये एनर्जी मिलेगी, लेकिन कुछ प्रोबेबिलिटीज फॉर सम एनर्जी लेवल्स हायर होती हैं दैन फॉर अदर एनर्जीज, and for some positions higher होते हैं than for other positions. तो you can say कि well this is the probability ये particle यहाँ पे होगा, this is the probability ये particle यहाँ पे होगा, this is the probability ये particle यहाँ पे होगा. Now what we can say then is कि क्या होगा अगर मेरे पास एक ऐसा particle है which is well जिसकी एक आप सर्टेन प्रोबेबिलिटी बता सकते हो कि इस पार्टिकल यहाँ पे ही होगा या फिर इसकी एनर्जी यहाँ पे ही होगी, बिकॉज वी हैव दोज एग्जांपल्स एज वेल जहाँ पे आप बता सकते हो कि ये इसकी एनर्जी वेल दिस इज एग्जैक्टली गोइंग टू बी द एनर्जी. तो मैंने कह दिया कि मान लो आपके पास एक ऐसा स्टेट है, लेट्स से आई हैव अ स्टेट 1 जिसमें मुझे पता है कि इसकी एनर्जी E1 ही होगी. फिर मेरे पास एक और स्टेट हो सकता है 2 जिसमें मुझे पता है कि इसकी एनर्जी E2 ही होगी, और ऐसे एक स्टेट 3 जिसमें मुझे पता है इसकी एनर्जी E3 ही होगी. इसके लिए एक बहुत ही स्पेशल नोटेशन है, ऑल्दो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि वेल मैं डिराक नोटेशन नहीं यूज करूंगा, बट नाउ आई एम शिफ्टिंग बैक ऑन माई वर्ड्स. सिंस हम लोग ऐसे बोल रहे हैं तो आई माइट एज वेल यूज द डिराक नोटेशन हियर. If you're not familiar with the Brachet notation, with the Dirac notation, मैं बता देता हूँ कि well जब मैं cat 1 लिखता हूँ तो I basically mean कि एक ऐसा state जो कि जिसके basically आपको certain है यहाँ पे इसमें energy E1 मिलेगी. cat 2 basically refers to that state, ये एक state ही है and ये खुद में एक vector है, एक unit vector है. Whenever we write cat anything, whenever we write cat anything, it is basically एक वेक्टर जो कि एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ पे भी अब इंस्टेड ऑफ द वेव फंक्शन इटसेल्फ, वेव फंक्शन से क्लोजली एसोसिएटेड होता है, हम लोग उससे भी वर्क कर सकते हैं, दिस थिंग कॉल्ड स्टेट वेक्टर. अब मैं स्टेट वेक्टर का ही यूज करूंगा. इसमें और इसमें फर्क क्या है? वेल there's not much of a difference really. They are fundamentally different entities, yes, but they are closely related. अगर आपको ये पता है आप ये तो फिगर आउट कर सकते हो, ये पता है ये भी फिगर आउट कर सकते हो, you can switch between these two things. तो अब मैं इसमें ही काम कर रहा, इस स्टेट वेक्टर में. तो श्रोडिंगर ओरिजिनली यूज्ड द वेव फंक्शन ओनली, हम लोग स्टेट वेक्टर्स को यूज करते हैं. तो मेरे पास एक ऐसा पार्टिकल हो सकता है जिसमें आपको या तो एनर्जी E1 भी मिल सकती है या फिर एनर्जी E2 भी मिल सकती है या फिर E3 भी मिल सकती है. तो मैंने कहा कि जब ये स्टेट cat 1 में है तो इसकी एनर्जी E1 है, cat 2 में इसकी एनर्जी E2 है. तो मैं बेसिकली इनका एक कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ cat 1 का किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करके कि मुझे अब ये जो पार्टिकल की एनर्जी मिली, पार्टिकल का स्टेट मिला, इट इज सम सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कि ये इस स्टेट में भी है, इस स्टेट में भी है, इस स्टेट में भी है. सो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि एडिशन का ऑपरेशन कर सकते हैं. व्हाट एग्जैक्टली वुड दैट मीन? तो जब मैं ऐसा करूंगा कि cat psi इज इक्वल टू cat 1 प्लस cat 2 प्लस cat 3, इसका मतलब ये पार्टिकल इन तीनों की एक कंबाइंड स्टेट में है. यहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स का ही यूज कर रहे हैं, दिस सॉर्ट ऑफ मैथमेटिक्स. What exactly is that addition there? मैं यहाँ पे इसी चीज को सिग्निफाई करने के लिए इन तीनों वेक्टर्स को ऐड कर रहा हूँ कि एक वेक्टर है जो कि पार्टिकल की इस एनर्जी के स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वेक्टर इसके, तीसरा वेक्टर इसके. सिंस पार्टिकल इन तीनों में से किन्हीं भी एनर्जी लेवल पे हो सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तीनों स्टेट वेक्टर्स को ऐड कर देते हैं एंड अब हमें जो वेक्टर मिलेगा ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये पार्टिकल की जो एनर्जी वैल्यू है ये कोई भी हो सकती है. जब आप मेजरमेंट करोगे, जब तक नहीं करोगे ये पार्टिकल ऐसा बिहेव करेगा जैसे ये तीनों एनर्जी लेवल्स पे साइमल्टेनियसली है. सो वी एडेड दोज ऑल थ्री. ऑलराइट, अब यहां पे लेकिन क्या ये तीनों इक्वली लाइकली हैं? वेल कुछ आपकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि इसमें मिलेगा, कुछ प्रोबेबिलिटी इसमें मिलेगा, कुछ प्रोबेबिलिटी इसमें मिलेगा. उनसे एसोसिएट हम लोग कर सकते हैं नंबर्स जो कि हमें बताएंगे कि कितने लाइकली वेल पार्टिकल इन तीनों में होगा.
तो अगर पार्टिकल विल बी मोर लाइकली टू बी फाउंड इन दिस स्टेट, तब इसका ऑब्वियसली आप यहाँ पे एक नंबर एसोसिएट कर सकते हो, इससे मल्टीप्लाई करके एक नंबर एसोसिएट कर सकते हो, विच विल टेल अस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जब एक्चुअली एक ऑब्जर्वेशन करोगे ये इसमें मिलेगा। सिमिलरली इससे एक नंबर एसोसिएट कर सकते हो, इनके फ्रंट में आप नंबर्स एसोसिएट करें एंड उनसे आपको पता चलेगा हाउ लाइकली इट इज गोइंग टू बी इन आइदर ऑफ द थ्री एनर्जी स्टेट्स। सिमिलरली और एनर्जी स्टेट्स हो सकती हैं। तो यहाँ पे तो अब तीनों वेक्टर्स का आपको एक लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया विद दीज थ्री स्केलर्स मल्टीप्लाइड। तो आपको पता चल रहा है इससे जो वेक्टर आपको रिजल्टिंग स्टेट वेक्टर मिलेगा, दिस टेल्स यू द टोटल स्टेट ऑफ द पार्टिकल, राइट। एंड अब व्हाट यू आल्सो सेज कि जो ऑब्जर्वेबल्स हैं वहां पे तो डिस्क्रीट लेवल्स हैं कि ऑब्जर्वेबल्स वेल डिस्क्रीट अमाउंट में मिलते हैं, आपको ये वैल्यू मिल सकती है या फिर ये वैल्यू या फिर ये वैल्यू। एंड दिस एक्चुअली यहां से लीनियर अलजेब्रा एकदम आपको दिख जा रहा है कि दिस हैज बेसिकली बिकम लीनियर अलजेब्रा एट दिस पॉइंट। अगेन आई एम सेइंग कि दिस वीडियो माइट बी स्लाइटली कंफ्यूजिंग ड्यू टू दिस फैक्ट कि हम लोगों ने अभी तक एक भी चीज को प्रॉपर्ली लॉजिकली फॉलो नहीं किया। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं पता चलेगा कि मैंने जो पहला दो स्टेटमेंट बोला किसी भी पैराग्राफ में उससे तीसरा स्टेटमेंट फॉलो हुआ, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऐसा आप कर ही नहीं सकते। वी आर नॉट प्रोवाइडिंग अ डेरिवेशन ऑफ दिस, दीज आर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। तो मैं काफी सारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को एक साथ रख के मैं गेस करने की कोशिश कर रहा हूं व्हाट शुड बी द नेक्स्ट रिजल्ट। मैं नेक्स्ट रिजल्ट डिराइव नहीं कर रहा, एवरीथिंग आई हैव डन हियर इज अ गेस वर्क। मैंने सिर्फ गेस किया कि यहाँ पे ये तीनों ऐड होंगे, मैंने ये भी सिर्फ गेस किया है कि इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूं तो मुझे पता चल सकता है व्हाट इज द लाइकलीहुड ऑफ दिस, कि इससे जितना इसका जितना प्रोबेबिलिटी है मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि जब उससे मल्टीप्लाई करूंगा तब मुझे पता चलता है कि इस स्टेट की वैल्यू ज्यादा होगी, इस स्टेट का वेल एक समेशन व्हाट यू कॉल्ड इट, ये स्टेट की जो क्वांटिटी होगी इन दिस एंटायर स्टेट वो ज्यादा होगी दैन द वंस व्हिच आर लेस लाइकली। अगेन वन पॉइंट आई विल नोट हियर, दिस इज नॉट एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटीज, ये एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटीज नहीं है बल्कि ये प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रॉपर्ली पढ़ें आपको पता चलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मॉड्यूलस स्क्वायर करने पे आपको प्रोबेबिलिटी मिलती है। ऑल राइट, बट आई वोंट गो इनटू दैट, मैं बस ये बता रहा हूं कि ये प्रोबेबिलिटीज रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो स्टेट वेक्टर हो गया। सिंस ये जो आपके ऑब्जर्वेबल्स ऐसे हैं कि एक स्टेट में आपको ये मिलता है, दूसरे स्टेट में ये, तीसरे स्टेट में ये, आपको अलग अलग वैल्यूज एंड डिस्क्रीट है, सो दिस माइट लुक लाइक अ मैट्रिक्स। क्योंकि एक मैट्रिक्स बेसिकली ऐसा होता है कि आपके पास ये एक डिस्क्रीट नंबर है, फिर यहाँ पे एक डिस्क्रीट नंबर है, ये एक डिस्क्रीट नंबर, तो ऐसे कई सारे आपके पास डिस्क्रीट नंबर्स होते हैं एंड फॉर ईच डिफरेंट रिजल्ट। तो दिस बेसिकली लुक्स कि मैं यहाँ से इस सिस्टम की कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ अगर मैं इस मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स क्योंकि इट इज बेसिकली अ वेक्टर पे एक्ट कर रहा हूँ। ये जो आपकी एक मैट्रिक्स होती है ये लीनियर अलजेब्रा में एक रिप्रेजेंटेशन होती है एक ऑपरेटर की, मतलब अब मेरे पास एनर्जी नहीं, अब मेरे पास एनर्जी ऑपरेटर है। सो यहाँ से क्या पता चला, आपके पास जो भी क्लासिकल ऑब्जर्वेबल्स हैं वो यहाँ पे ऑपरेटर्स बन जाते हैं। लीनियर अलजेब्रा की बात हो रही, ऑपरेटर्स ऑब्वियसली लीनियर होंगे। तो आपके पास जितने भी क्लासिकल ऑब्जर्वेबल्स हैं उनको आपने बना दिया लीनियर ऑपरेटर्स। आई रिपीट दिस पॉइंट अगेन, जो एनर्जी वैल्यूज हैं डिस्क्रीट हैं, अलग अलग मेजरमेंट्स में अलग एनर्जी वैल्यूज मिल सकती है। तो क्या होगा अगर आपने एक लिस्ट बना लिया एक ऑफ वेल रोज एंड कॉलम्स कि आपकी एक ये एनर्जी वैल्यू है, फिर एक ये एनर्जी वैल्यू, एंड आपने इन सारी एनर्जी वैल्यूज को लिख लिया। एक मेजरमेंट में आपको ये नंबर मिलता है, दूसरे में ये, तीसरे में ये, एंड आपके पास यहाँ पे एक वेक्टर है। तो इज इट नॉट कि ये जो वेक्टर है जिसकी खुद एक मैट्रिक्स है, क्योंकि इसे तो आप बस ऐसे ही लिख सकते हो, राइट। आई विल राइट दिस हियर, इसे तो आप बेसिकली ऐसे लिख सकते हो, राइट, जहां पे ket 1, ket 2 एंड ket 3 आर themselves बेसिस वेक्टर्स। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है, ket size इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, मतलब ket 1 में इतनी अमाउंट, ket 2 में इतनी अमाउंट, ket 3 की इतनी अमाउंट, राइट। सो ये खुद एक मैट्रिक्स है, लेकिन यहाँ पे जो वेल दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ वेक्टर, ये खुद एक ऑपरेटर होना चाहिए। वेक्टर तो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो डिस्क्रीट अमाउंट्स में अलग अलग आपको वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेबल्स मिल सकते हैं। सो दिस शुड बी लाइक अ लीनियर ऑपरेटर। तब आपको क्या पता चला, क्वांटम मैकेनिक्स में हर क्लासिकल ऑब्जर्वेबल
एक लिनियर ऑपरेटर बन जाता है। तो हमें यहाँ पे दो चीजें पता चल गई, स्टेट उनके स्टेट वेक्टर से रिप्रेजेंट होंगे एंड ऑब्वियसली हर क्लासिकल ऑब्जर्वेबल के लिए एक लिनियर ऑपरेटर होगा। नाउ लेट्स जस्ट प्रोसीड विद दिस थिंग। अब मैं बेसिकली क्या करता हूँ, आई जस्ट रब दिस ऑल्सो। सिंस हर ऑब्जेक्ट का, हर सिस्टम का जो स्टेट होगा कंप्लीटली उसके स्टेट वेक्टर से रिप्रेजेंट हो सकता है, तो स्टेट वेक्टर लेटर टाइम में क्या होगा वो भी तो स्टेट वेक्टर एट इनिशियल टाइम से रिप्रेजेंट हो सकता है, राइट? तो यू कैन बेसिकली से दैट द पार्शियल टाइम डेरिवेटिव ऑफ cat psi should equal somehow some function of cat psi. How does it make sense अगर मैं ये कहूँ it should be some linear operator acting on cat psi? Again it is only a motivation, not a derivation. अगर मैंने कहा कि there is some linear operator जो कि cat psi पे एक्ट करता है, so this should give you the partial time derivative of cat psi. हम लोगों ने अभी यूनिट्स यहाँ पे प्रॉपर नहीं रखी है। एक चीज ये अभी श्रोडिंगर इक्वेशन की जैसा नहीं दिखता है क्योंकि यहाँ पे आयोटा एच बार है, we'll take care of that later. But I think it makes परफेक्ट सेंस राइट हियर कि कोई लिनियर ऑपरेटर इस इनिशियल स्टेट वेक्टर पे एक्ट करता है या आपको फाइनल स्टेट वेक्टर कैसे चेंज करे वो दे देता है। पहली चीज, स्टेट वेक्टर ऑब्वियसली टाइम के साथ चेंज करेगा। वेल दैट कुड सर्टेनली बी द केस कि ये चेंज नहीं करता है, बट वी सी की प्रोबेबिलिटी कि पार्टिकल इस स्टेट में वर्सेस इस स्टेट में वैरी कर सकते हैं टाइम के साथ। मतलब शायद ये स्टेट वेक्टर खुद टाइम के साथ चेंज करे। तो टाइम के साथ कैसे चेंज करेगा? सिंस ये जो क्लासिकल ऑब्जर्वेबल्स के आपको जो रिजल्ट्स मेजरमेंट्स में मिल रहे हैं ये समहाउ एज मैट्रिसेस डिफाइन होते हैं एंड दीज मैट्रिसेस एक्ट ऑन दीज स्टेट वेक्टर्स टू गिव यू सम रिजल्ट्स। तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई दूसरा लिनियर ऑपरेटर स्टेट वेक्टर पे एक्ट कर रहा है एंड वो आपको दे सकता है कि हाउ दिस इज रियली इवॉल्विंग इन टाइम। सो वी कैन सी दैट बाय दैट मेजर दिस रिजल्ट मेक्स परफेक्ट सेंस। ऑलराइट, well then there we have the equation. लेकिन what exactly is this operator right here? अब यहाँ पे we have to go back to the de Broglie's hypothesis and in fact अब यहाँ पे मैं ड्रॉप कर दूंगा ब्रैकेट नोटेशन क्योंकि अभी तक मैं स्टेट वेक्टर्स की बात कर रहा था, इन सब की बात कर रहा था, बट एट दिस पॉइंट आई माइट एज वेल ड्रॉप द ब्रैकेट नोटेशन। जैसे मैंने कहा था कि दे आर कंप्लीटली सिमिलर, आप स्टेट वेक्टर का यूज करो या फिर वेव फंक्शन इटसेल्फ का यूज करो। H caret psi. Does it not exactly change the result? Well, not really, because जहाँ पे मैंने लिखा था कि cat psi is equal to cat 1 plus cat 2, in fact यहाँ पे a b plus c cat 3, अब मैं ये भी लिख सकता हूँ कि psi is equal to well a psi 1 plus b psi 2 plus c psi 3। मैं ऐसा भी लिख सकता था। इंस्टेड आई वेंट फॉर दिस क्योंकि ये उस टाइम पे बेटर रिप्रेजेंट कर रहा था हाउ दीज आर बेसिकली वेक्टर्स इन हिल्बर्ट स्पेसेस। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे अब अगर ड्रॉप भी कर दें एंड अब अगर इस चीज से रिप्लेस करते हैं, दैट्स नो ट्रबल इन दैट। सो यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट। अगर आपको पता है कि कैसे ब्रैकेट नोटेशन एंड ये रिलेटेड है, यू कैन अंडरस्टैंड दैट वी माइट एज वेल राइट इट लाइक दिस। अब मैं ये कह सकता हूँ कि psi1 इस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, psi2 इस स्टेट को, psi3 इस स्टेट को। तो अगर मैं कंप्लीटली स्टार्टिंग से यहाँ से फॉलो भी कर रहा हूँ तो इट इज लाइक psi1 इज अ स्टेट जहाँ पे E1 एनर्जी मिलती है, psi2 इज अ स्टेट जहाँ पे E2 एनर्जी मिलती है, psi3 इज अ स्टेट जहाँ पे E3 एनर्जी मिलती है। एंड इन तीनों स्टेट्स को इन प्रोपोर्शनेट से कंबाइन करते हो, इसका एक लिनियर कॉम्बिनेशन बनाते हो, सो यू गेट दिस स्टेट psi एज अ होल। तो वी गॉट दिस रिजल्ट राइट हियर। अब देखो, सिंस psi इज बेसिकली अ फंक्शन जो कि इस पार्टिकल की वेव बिहेवियर को इनकोड करता है, तो आपको क्लियरली पता है इट शुड लुक समथिंग लाइक दिस। यू नो कि ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए क्योंकि वेल दिस इज हाउ अ वेव रियली लुक्स लाइक। वेल इट डज लुक लाइक दैट इन सर्टेन केसेस ओनली। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इन सर्टेन केसेस ओनली। जैसे डी ब्रॉगली ने अपने वेव की बात की थी उस केस में ये ऐसा ही दिखता है।
लेकिन नॉट इन ऑल केसेस, आई विल वार्न यू, क्योंकि यहाँ पे एक और बात आ जाती है, द सो कॉल्ड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इफ यू नो अबाउट दैट, तो उस केस में आप पोजीशन एंड मोमेंटम किसी भी पार्टिकल का साइमल्टेनियसली नहीं जान सकते हो। मतलब जैसे आपको मोमेंटम एग्जैक्ट वैल्यू पता चल गई एंड इस पार्टिकल के पास एक वेल डिफाइंड वेवलेंथ होता है, तब इस पार्टिकल की पोजीशन कंप्लीटली आर्बिट्रेरी हो जाती है। मतलब ये पार्टिकल थ्रू आउट स्पेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हम लोग कहेंगे कि किसी स्पेसिफिक रीजन में इसके पास एक वेल डिफाइंड मोमेंटम है, उस पर्टिकुलर रीजन में, मतलब उस रीजन में ये थ्रू आउट द रीजन उतना डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस विल गो थ्रू विद दिस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ द वेल पार्टिकल्स व्हाटएवर। अब देखो व्हाट इज दिस एग्जैक्टली द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, क्योंकि ऐसे हम लोग एक वेव्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे टिपिकल वेव फंक्शन होता है। आई विल नाउ यूज अ स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ दिस। डिफरेंट क्यों? Well, for reasons I'll just explain. And these two really don't look similar in any manner. मैं इसका क्यों यूज करता हूँ? आपने इनिशियली ऐसा ही देखा होगा, आपको जहाँ पे भी वेव्स दिखते हैं आपको वेव फॉर्म्स ऐसे ही दिखते हैं। मैं इसका क्यों यूज करता हूँ, इसकी भी हम लोग एक मोटिवेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पहली चीज, अगर हम लोग यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट दिखा ले ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वर्सेस वेव ऑप्टिक्स का, तो आपको पता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आपको पार्टिकल लाइक बिहेवियर ऑफ लाइट दिखता है, एक रे लाइक बिहेवियर ऑफ लाइट दिखता है, लेकिन वेव ऑप्टिक्स में वही लाइट वेव्स की तरह बिहेव करती है। ऑल्दो यहाँ पे हम लोग पार्टिकल्स की बात करें, एक सिमिलैरिटी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऑल्दो हमें लार्ज स्केल पे तो पार्टिकल्स की तरह ही दिखती है, लेकिन इफ वी जूम इन अप ये वेव्स की तरह बिहेव करते हैं, तो एक सिमिलैरिटी दिख सकती है। तो अब देखो एक इक्वेशन होता है द सो कॉल्ड आइकनल इक्वेशन, जो कि वेव ऑप्टिक्स में किसी भी वेव के नेचर को, लाइट वेव के नेचर को गवर्न करता है। एंड इसका एक अप्रोक्सीमेशन देख लो, व्हेन यू जूम आउट इनफ, तो आपको पता चलेगा कि इस इक्वेशन का एक अप्रोक्सीमेशन आपको यही बता देता है कि इट इज वेल कि इस केस में आपको एक पार्टिकल लाइक बिहेवियर दिखेगा। अब देखो आई विल बेसिकली शो यू दिस फॉर्मेट्स प्रिंसिपल होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। फॉर्मेट्स प्रिंसिपल बताता है कि लाइट को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करना है, तो ये वही पाथ फॉलो करेगा जो पाथ सबसे कम टाइम में वहां पे लाइट को दोनों पाथ्स के बीच ले जाए, दोनों पॉइंट्स के बीच ले जाए। तो यहाँ पे जो टाइम होता है ना, टाइम एक्सट्रीमाइज होता है। एंड व्हेन दैट हैपेंस, ड्यू टू दैट ओनली, अगर हम लोग लाइट की एक इक्वेशन लिखना चाहें, द सो कॉल्ड आइकनल इक्वेशन, आई फॉरगॉट व्हाट द प्रोनाउंसिएशन इज, सो इट लुक्स समथिंग लाइक एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा टी, एंड टाइम्स में यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा। आई डोंट एग्जैक्टली रिकॉल व्हाट दैट वाज, तो हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को x से लिख देते हैं, एक्स टी। इट डज नॉट एग्जैक्टली रेफर टू द कोऑर्डिनेट्स हियर। तो उस केस में दिस इज व्हाट द वेव फॉर्म ऑफ द लाइट लुक्स लाइक। तो अगर यहाँ पे हम लोग एक सिमिलैरिटी ड्रॉ कर ले, पार्टिकल्स को क्लासिकली अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना होता है तो वो कौन सा पाथ फॉलो करता है? वो पाथ जो कि एक्शन को एक्सट्रीमाइज करे या फिर एक्शन को मिनिमम बनाए। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस टाइम राइट हियर हम लोग क्या एक्शन लिख सकते हैं? वेल लेट्स जस्ट गो अहेड एंड राइट दैट। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा टाइम्स में एक्शन हो गया। फिर ऑब्वियसली एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे हम लोग एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ओवर एच बार लगा सकते हैं। ओवर एच बार क्यों? वेल दैट इज ओनली फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे भी कोई कांस्टेंट लगा सकते थे, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस अगर ऐसा लिखते हैं तो जो आगे जाके अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मिलता है दैट इज बेटर लुकिंग, जो हमें फाइनल इक्वेशन मिलता है दैट इज बेटर लुकिंग। तो हम लोग ने इंस्टेड ऑफ इन डिनोमिनेटर लगा दिया। एंड ऑब्वियसली ये चीज इस वेव फंक्शन की एम्पलीट्यूड बताती है कि इसका मैग्नीट्यूड वेल कितना होगा किसी भी पॉइंट पे। नाउ जब इस चीज को बड़ा इनफ करो तो बेसिकली क्या होता है, ये जो एम्पलीट्यूड होती है ये तो काफ़ी धीरे धीरे चेंज करती है, लेकिन ये जो फेज है ये काफ़ी रैपिडली चेंज करता है। एंड इसी की वजह से इन दिस केस अगर आप देखते हो इसका यहाँ पे इसका जो फेज होगा बहुत धीरे धीरे चेंज होगा। ऑन द अदर हैंड ये जो एम्पलीट्यूड होगा, ये जो फेज होगा वो काफ़ी वेल क्विक चेंज करता है। एंड दैट इज़ द रीज़न अगर मैं लाइट मुझे दिखता है कि दिस इज द पाथ ऑफ
मिनिमम टाइम या फिर ऑप्टिमम टाइम, अगर मैंने थोड़ा सा इस पाथ को चेंज किया ऑन अ वेरी स्मॉल चेंज फेज में, यहाँ पे एम्पलीट्यूड मेरी काफ़ी कम चेंज होती है, लेकिन ये जो टाइम है ना, ये जो क्वांटिटी, दिस एंटायर फेज राइट हियर काफ़ी क्विकली चेंज हो जाता, जिसकी वजह से दिस एंटायर इंटरफेरेंस पैटर्न गेट्स डिस्ट्रॉयड व्हेन इट विल चेंजेस विथ दैट क्विक पेस। इसकी वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड लाइट का एक पार्टिकल लाइक बिहेवियर दिखता है। सो इन दैट केस वी कैन क्लियरली सी राइट हियर, ड्यू टू दैट नेचर, अगर मैं इस पार्शियल डी साई ओवर डी टी को यहाँ से ऐसे डिफ्रेंशिएट कर दो, दिस इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट विथ टाइम, जैसे मैंने बताया। सो दिस बेसिकली नाउ बिकम्स, यहाँ पे इसका एक टाइम के साथ डिफ्रेंशिएशन हो सकता है, दिस इज पार्शियल डी एस ओवर डी टी, ऑल राइट। एंड उसके बाद यहाँ पे आ जाता है एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा एस ओवर एच बार, उसका डेरिवेटिव वही रहेगा, एंड यहाँ पे कांस्टेंट भी आ जाता है, माय बैड, ये आयोटा भी यहाँ पे आ जाता है। नाउ अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूँ, वाई एग्जैक्टली एम आई इक्वेटिंग देम, क्योंकि ये तो हमारी क्वांटम मैकेनिकल मोशन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे मैं बेसिकली देख रहा हूँ, अगर मैंने इनफ जूम आउट कर दिया तो इंटरफेरेंस पैटर्न डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये पार्टिकल इनफ बड़ा है कि यहाँ पे क्वांटम इंटरफेरेंस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एंड ये एक वेल क्लासिकल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। इन दैट केस लेट्स जस्ट से कि वी आर कंसिडरिंग एन ऑब्जेक्ट दैट इज बिग इनफ। जब कोई ऑब्जेक्ट इनफ बिग इनफ होगा तो उसके ऑपरेटर्स फिर से ऑब्जर्वेबल्स बन जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटर्स थे, ये फिर से ऑब्जर्वेबल बन गए, ये फिर से क्लासिकल फंक्शन बन गए, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्क्रीटनेस होगी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी, ये जो डिफरेंस होगा बिटवीन एनर्जी लेवल्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा कि एक फंक्शन की तरह बिहेव करने लगे। तो जब ये ऑब्जेक्ट इनफ बड़ा होगा, सो इट बेसिकली विल लुक लाइक, मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, पार्शियल डी साई ओवर डी टी इक्वल्स, अब ये एच साई बन जाएगा वेयर एच इज नाउ अ फंक्शन, मैं इसे इससे रिप्लेस कर देता हूँ, शुड इक्वल आयोटा ए पार्शियल डी एस ओवर डी टी एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा साई ओवर एच बार। ए एक्सपोनेंशियल आयोटा साई ओवर एच बार अगेन क्या है, ये तो साई ही है, सो इट इज बेसिकली नाउ इक्वल टू आयोटा पार्शियल डी एस ओवर डी टी, एंड यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया, साई हो गया। अब देखो अगर मैंने इन दोनों चीज़ों को इक्वेट किया, एच साई इक्वल्स आयोटा साई पार्शियल डी एस ओवर डी टी, यहाँ या फिर यहाँ पे लिख लेते हैं पार्शियल डी एस ओवर डी टी साई। तो क्लियरली पता चल रहा है, यू कैन कैंसिल आउट साइज ऑन बोथ टाइम, दिस इज नो लॉन्गर लिनियर ऑपरेटर एक्टिंग ऑन द वेव फंक्शन, दिस इज अ बिग इनफ ऑब्जेक्ट कि ये जो वेव फंक्शन होगा, वेल इट इज, दिस इज कॉल्ड अ क्वेजी क्लासिकल वेव फंक्शन, ये जो फॉर्म ऑफ वेव फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। एंड दिस एच इज ऑल्सो अ फंक्शन, मतलब एच आपको क्लियरली मिल जाता है, शुड बी आयोटा पार्शियल डी एस ओवर डी टी। अब मैं क्या करूँगा, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, अगर यहाँ पे एक आयोटा होता तो क्या होता, अगर यहाँ पे मैंने इंस्टेड एक आयोटा रखा होता, इनफैक्ट एक और चीज़ व्हाट आई एम फॉरगेटिंग हियर इज कि यहाँ पे ओवर में एच बार मैं भूल गया कंप्लीटली, ओवर एच बार। अगर यहाँ पे मैंने एक आयोटा रखा होता, सो इन दैट केस आई कैन क्लियरली से कि यहाँ पे भी एक आयोटा होता, सो आई कैन कैंसिल आउट दिस टू आयोटा सच दैट कि ये जो हमारा फंक्शन है ये कंप्लीटली एक रियल नंबर होगा, क्योंकि एक्शन भी एक रियल नंबर होता है, दिस इज द एक्शन राइट हियर, राइट। तो इंस्टेड ऑफ ओनली लाइक दिस मैं यहाँ पे एक आयोटा रख देता हूँ, एंड वेल इन दैट केस व्हेन आई प्लेस एन आयोटा हियर, यहाँ पे एक आयोटा हो गया, ये कैंसिल हो गया, ऑल राइट। अब अगर मैं यहाँ पे एक एच बार भी रख दूँ, इन दैट केस वी कैन क्लियरली से ये एच बार इस एच बार से कैंसिल हो जाता है, ऑल राइट। सो इन दैट केस आई कैन सी ये एच बार इस एच बार से कैंसिल हो गया, सच दैट ये जो फंक्शन हमें मिल रहा है, दिस इज ओनली दिस थिंग राइट हियर। इसका फायदा क्या हुआ, यहाँ से हमें एक वेल नोन फंक्शन मिल जाता है विच इज द पार्शियल टाइम डेरिवेटिव ऑफ द एक्शन, एंड जो कि हमें पता है कि पार्शियल टाइम डेरिवेटिव ऑफ द एक्शन क्या होता है, दिस इज द हैमिल्टनियन। मतलब ये जो
ऑपरेटर है दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू नन अदर दैन द हैमिल्टनियन इटसेल्फ, जो कि हमें क्लासिकल मैकेनिक्स में जिसके बारे में पता होता है। दिस इज नन अदर दैन द हैमिल्टनियन इटसेल्फ। अब अगर हमें पता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये हैमिल्टनियन है, मतलब इसका ऑपरेटर तो हैमिल्टनियन ऑपरेटर होना चाहिए। मतलब हमें क्या पता चला कि आयोटा एच बार पार्शियल डी साई ओवर डी टी क्या होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू एच कैरेट साई, जहाँ पे एच कैरेट कौन सा ऑपरेटर है, इट इज नन अदर दैन द हैमिल्टनियन ऑपरेटर। अब हैमिल्टनियन ऑपरेटर फाइंड कैसे करेंगे? वेल दिस नाउ बिकम्स इजी। एक नॉन रिलेटिविस्टिक केस में हैमिल्टनियन क्या होता है? लेट्स कंसिडर पार्टिकल जो कि फ्रीली मूव कर रहा है, इट हैज ओनली मोमेंटम। So you have a particle which moves freely in space, it only has its momentum, कोई potential involved नहीं है। उस केस में नॉन रिलेटिविस्टिकली हैमिल्टनियन क्या होता है? इट इज़ वेल px स्क्वेयर प्लस py स्क्वेयर प्लस pz स्क्वेयर ओवर 2m, नो पोटेंशियल इन्वॉल्व, इट इज ओनली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल। मैंने मोमेंटम के टर्म्स में लिखा है लीनियर मोमेंटम अलोंग x, y एंड z डायरेक्शंस। तो यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक दिस कि तब तो आपका क्या हो जाना चाहिए, h कैरेट भी आपका px कैरेट स्क्वेयर प्लस py कैरेट स्क्वेयर प्लस pz कैरेट स्क्वेयर ओवर 2m होना चाहिए, राइट? What exactly are these momentum operators? वो हम लोग बाद में फिगर आउट कर सकते हैं, मे बी in another video. This itself deserves its own video. तो अभी के लिए I will say कि well let's just say कि हमें we don't want to figure it out yet. P caret का itself कोई operator होगा, and once we find that we can put it in here and we can find what the Hamiltonian operator is. अब यहाँ पे involves another leap of faith. जो पोटेंशियल एनर्जी जब इस इक्वेशन में आती है, हाउ डू यू फिगर दैट आउट? वेल देन यू बेसिकली राइट अ पोटेंशियल राइट हियर, यू ऐड इन दैट, आपको फिर से हैमिल्टनियन मिल गया। कोई कॉम्प्लिकेटेड केस नहीं, फॉर एक्सट्रीमली सिंपल केसेस हैमिल्टनियन की ये वैल्यू होती है। तब जब पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है तो एंड दिस इज डिपेंडेंट ऑन कोऑर्डिनेट्स, राइट? उस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करता है। तो जब हैमिल्टनियन ऑपरेटर की बात होगी, कैन वी राइट इट लाइक दिस कि प्लस में ये हो जाएगा u एज अ फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, लेकिन अब ये फिर भी अब ये यहाँ पे भी एक ऑपरेटर होगा। सो ये इंस्टेड डोंट हैव अ पोटेंशियल एनर्जी, हैव अ पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। ये पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर कैसा होगा? वेल दिस इज बेसिकली, जैसे हमें पता है लिनियर अलजेब्रा में हाउ टू टेक सच ऑपरेटर्स, आपके पास पोजीशन के ऑपरेटर्स होंगे तो उनका जैसा भी पोजीशन का पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन होगा वैसे ही पोजीशन ऑपरेटर का फंक्शन ये पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर होगा, एंड सो यू कैन फाइंड दैट आउट। तो हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि वेल वी कैन नाउ रिप्लेस विद दिस आयोटा एच बार पार्शियल डी साई ओवर डी टी इक्वल्स एच कैरेट साई। एच कैरेट साई एक्टिंग ऑन दिस विल बी लाइक 1 over 2m, यहाँ पे px कैरेट स्क्वेयर प्लस py कैरेट स्क्वेयर प्लस pz कैरेट स्क्वेयर साई एक्टिंग ऑन साई, प्लस में हो सकता है u कैरेट एक्टिंग ऑन साई शुड इक्वल आयोटा एच बार पार्शियल डी साई ओवर डी टी। एंड दिस इज द फॉर्म जिसमें श्रोडिंगर ने अपने इक्वेशन डिराइव किया था। यू माइट स्टिल थिंक कि यहाँ पे कुछ और दिखता है। दिस बेसिकली लुक्स लाइक द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ साई, राइट? दिस लुक्स लाइक 1 ग्रेड स्क्वेयर साई, ऐसा एक्चुअल में दिखता है श्रोडिंगर इक्वेशन का ये वाला फॉर्म। वेल दैट वी फिगर आउट जब हमें पता चलता है कि व्हाट एग्जैक्टली द फॉर्म ऑफ दिस लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर्स आर, जो कि मैं दूसरे वीडियो के लिए रख रहा हूँ। बट इफ यू स्टिल वांट कि व्हाट द ऑपरेटर्स रियली आर, वेल जो हमारा मोमेंटम ऑपरेटर होता है दिस इज बेसिकली आयोटा माइनस आयोटा एच बार पार्शियल डी ओवर डी एक्स फॉर लिनियर मोमेंटम ऑपरेटर इन एक्स डायरेक्शन। वैसे वाई डायरेक्शन के लिए यहाँ पे वाई होता है, जेड डायरेक्शन के लिए जेड होता है। तो जब हम लोग वो यहाँ पे रखते हैं तो हमें दिस फॉर्म ऑफ दिस ऑपरेशन ऑन साई मिल जाता है। So nevertheless this in itself is complete कि the moment you figure out what these operators are आपने यहाँ पे रखा and then you add with u caret on psi and you also know कि जो पोजीशन बेसिस में ही हम लोग काम करें तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है,
u कैरेट ऑन psi कैसे बन जाते हैं, ये तो सिर्फ u psi बन जाते हैं। Why like that? क्योंकि it is a function of position, u is a function of position and position operator is कि ये उस quantity से सीधे multiply हो जाते हैं। मतलब अगर आपके पास x कैरेट psi है, this basically means x psi। जिस रीजन से u कैरेट psi which is a function of x caret only basically means u psi, and so then you have here u psi and you have the Schrodinger equation in the familiar form that you know non-relativistically। लेकिन क्या ये इक्वेशन रिलेटिविस्टिकली वैलिड है? ये कंप्लीटली वैलिड है। इनफैक्ट डिराक इक्वेशन इज वन फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन विद अ डिफरेंट हैमिल्टनियन। तो हम लोगों ने हैमिल्टनियन का नॉन रिलेटिविस्टिक फॉर्म लिया है, उसकी वजह से हमें ऐसा एक इक्वेशन मिला, वरना ये इक्वेशन रिलेटिविस्टिकली भी वैलिड होता है। क्लाइन-गॉर्डियन फॉर्म, क्लाइन-गॉर्डियन इक्वेशन इज अनदर फॉर्म ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन, सो इट इज कंप्लीटली वैलिड इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ केसेस। ये आपको क्वांटम फील्ड थ्योरी में भी वैलिड होता है, स्ट्रिंग थ्योरी एंड लो क्वांटम ग्रेविटी में भी वैलिड होता है। वेल, लो क्वांटम ग्रेविटी में इट इज लाइक टाइम इटसेल्फ इज discretized, so I'm not really sure how it works in that, but in other such cases ये completely valid होगा provided the space and time are considered well continuous. So that was all for this video of mine for Schrodinger equation. Thanks to all viewers.